नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में। और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कंधों पर सितारे सजाने की इस यात्रा का सहभागी या जोड़ीदार या हमसफर आरडब्ल्यूए टीम को चुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो विश्वास आरडब्ल्यूए टीम पर दिखाया है, मैं वादा करता हूं और मेरी तरफ से पूरी टीम ने भी आपसे वादा किया होगा कि हम जरा सी भी कोर कसर आपके सिलेक्शन में नहीं छोड़ेंगे। आपकी सिलेक्शन दिलाने की प्रक्रिया, कंटेंट, मेहनत में बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। आज प्रज्ञान बैच की पहली एप्लीकेशन क्लास में अब से जो क्लासेस रहा करेंगी वो एप्लीकेशन पर ही होंगी। शुरू में जो डेमो हुआ है वो 3 क्लास यूट्यूब पर होती है, हर बैच की ऐसे ही होता है। बट ऐसा नहीं है कि वहां जो पढ़ाया गया था वो भी यहां दोबारा पढ़ाया जाएगा ना। लास्ट यानी कल वाली क्लास में जहां से छोड़ा गया था वहीं से चौथी क्लास, ये आपकी चौथी क्लास है। ये 3 क्लास जो पहले हुई है ये आपको अपलोड होती हुई दिख जाएंगी। इनकी हैंड रिटन पीडीएफ, इनकी बोर्ड पीडीएफ, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगी। जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे आप लोगों को देखकर। सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और उन बच्चों से विशेष प्रार्थना जिन्होंने विनायक 1 लिया था, विनायक 2.0 लिया था, पर किन्हीं कारणों से अपने रिदम को मेंटेन नहीं रख पाए थे, तो वो लोग प्लीज एक काम करें, वो गंभीरता से बिल्कुल जुड़े रहें और एक एक क्लास को देखें। है ना, जोर तो पड़ेगा, हिम्मत तो करनी पड़ेगी दिन में 6 7 8 क्लास देखने के लिए। बट आप चीजों को देखें, जुड़े रहें, क्योंकि अगर आप बैकलॉग तैयार करते हैं, छोड़ते जाते हैं, फिर क्लास बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है और चीजें उस हिसाब से नहीं हो पाती हैं। तो मेरे साथ वादा करो कि ये जो 45 और 43 भर्ती है इसमें ना एक पोस्ट अपने को लेनी है। और उसके लिए आज आप जैसे मेरे साथ जुड़े हो, जितने बच्चे धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हो, हजारों बच्चे जुड़ रहे हैं, तो जितने बच्चे मेरे साथ यहां पर जुड़ते जा रहे हो, ये मेरे को लास्ट क्लास तक चाहिए, लास्ट क्लास तक। आज आपको मेरे से ये वादा करना पड़ेगा। जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड आफ्टरनून। आप जो भी बोलना चाहते हो वो आप बोल सकते हैं और मेरा अभिवादन उसी तरह से आप लोग स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत तरीके से चलेंगे और मैं आपको बता देता हूं, आपको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। हो सकता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके में 2 4 क्लास फालतू हो जाएं, 5 क्लास फालतू हो जाएं, 10 क्लास फालतू हो जाएं, पर मैं वादा करता हूं अगर आप दिल से मेरी क्लास में बैठेंगे ना, तो एक भी कॉन्सेप्ट आपके सिर के ऊपर से नहीं जाएगा, आपके दिमाग में जाकर सीधा फिट होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम लोग पढ़ रहे हैं BNS। क्या पढ़ रहे हैं? BNS पढ़ रहे हैं। और बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। BNS का जो फुल फॉर्म है या स्टैंड्स फॉर भारतीय न्याय संहिता। क्या है बेटे? भारतीय न्याय संहिता। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने भी शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, मतलब पूरा पूरा ना लिखें, पूरी पूरी लाइनें मत लिखें। आप क्या काम करें कि जैसे मैं कोई धारा बता रहा हूं, उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको बुलेट पॉइंट में 2 3 शब्दों में, जिससे आपको, केवल आपको वो चीज याद रह जाए, इतना काम आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता को हम पढ़ रहे थे और हमने क्या शुरू किया था? हमने लिख रखा था सेक्शन 1। क्या लिख रखा था बेटे? हम लोगों ने लिख रखा था सेक्शन 1। अब देखो, एस का मतलब यहां पर किससे है? सेक्शन से है, और इसी को धारा कहा जाता है। तो इतना लंबा हम क्यों लिखें जब हमको एस समझ में आ रहा है? कोई बच्चा बोल रहा था लास्ट बैच में कि सर धारा लिखा करो, कुछ फील आती है। तो फील एक्चुअली में नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, फील एक्चुअली में नॉलेज होनी चाहिए, बाकी चीजें आपकी फील नहीं होनी चाहिए। यहां पर क्या था? धारा 1 में क्या था? आपका संक्षिप्त नाम था। अब बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा समय यूटिलाइज करना है। कोशिश करेंगे, हाँ, कोशिश करेंगे हम लोग कि हम चीजों को बिल्कुल सही समय पर खत्म करें, डिले ना करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ें एक क्लास में और जल्दी जल्दी करें। देन हम फिर प्रैक्टिस सेट वगैरह और तमाम चीजें मुझे बहुत सारी करनी है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को मेरे साथ मिलकर करनी है। तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। ठीक है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, और लागू होना। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। तो हम इसमें इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, लागू होना। एक 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 ना क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, मैंने कल की क्लास में देखा था। मैं सारे के सारे कमेंट देखता हूं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप जितने भी लोग
किसी डाउट ग्रुप में लिखते हो या किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखते हो, मैं देखता सब हूं। हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे हो जाए, बट मैं देखता सब कुछ हूं, क्योंकि उसी से मेरे को पता लगेगा कि आपको किस चीज की नीड है। बस उसमें गालियां मत भेजना, प्यार भेजते रहना। एक क्वेश्चन आया था कि सर यदि यदि भारत के बाहर, एक क्वेश्चन था, यदि भारत के बाहर, है ना, यदि भारत के बाहर, है ना, अपराधी यानी कि ऑफेंडर, अपराधी और पीड़ित, है ना, यदि भारत के बाहर अपराधी और पीड़ित यानी कि विक्टिम दोनों विदेशी नागरिक हों, है ना, दोनों विदेशी हों, है ना, दोनों विदेशी हों, दोनों विदेशी हों, 3-4 बच्चों ने क्वेश्चन पूछ रखा था, तो क्या उन पर बीएनएस लागू हो सकती है? तो क्या उन पर बीएनएस लागू होगी? क्या उन पर बीएनएस लागू होगी? ये क्वेश्चन था। तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। यदि भारत के बाहर, यानी कि भारत भूमि में तो नहीं है, भारत के बाहर क्या है कि अपराधी और पीड़ित यानी कि ऑफेंडर यानी कि आपका एक्यूज्ड और विक्टिम यानी कि जिसने अपराध किया है और जिसके प्रति अपराध हुआ है, दोनों के दोनों विदेशी हैं, भारतीय नहीं है, तो क्या उन पर बीएनएस लागू हो सकती है? बताओ। तो अगर आप सीधे सीधे इसको इसी तरह से, अगर आप इस पॉइंट को सीधे सीधे इसी तरह से लिखना चाहोगे, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा नहीं, है ना। उसका क्या होगा? उत्तर नहीं। भाई किसी देश में क्या अपराध हो रहा है हमको क्या मतलब है? हमको कोई मतलब नहीं है कि भाई ऐसे थोड़ी है हम अमेरिका में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो हम उसको बीएनएस के दायरे में लाएंगे, नहीं ला सकते हैं। बट यदि इसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया जाए कि यदि भारत के बाहर, यदि भारत के बाहर, है ना, यदि भारत के बाहर भारत में रजिस्टर्ड, है ना, भारत में रजिस्टर्ड, भारत में रजिस्टर्ड कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है, या कोई एयरक्राफ्ट है, उस पर अपराधी और पीड़ित दोनों विदेशी हैं। मतलब मेन चीज क्या है? भारत में रजिस्टर्ड कोई शिप है, जलयान है, या भारत में रजिस्टर्ड कोई एयरक्राफ्ट है, और इस एयरक्राफ्ट पर कोई विदेशी नागरिक दूसरे विदेशी नागरिक के प्रति कोई अपराध कर देता है, यानी कि अपराधी और पीड़ित दोनों विदेशी हैं, तो ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में आपका उत्तर हो जाएगा हां, हम उसको किस पे ले सकते हैं? हम उसको बीएनएस के दायरे में ले सकते हैं, क्योंकि भारत में रजिस्टर्ड होने का मतलब यह है कि भारत भूमि पर ही अपराध हुआ है, यह माना जाएगा। दैट्स ऑल, बात खत्म। क्योंकि हमने इस पॉइंट को पढ़ा था कि अगर भारत की भूमि पर चाहे कोई नागरिक, भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, अपराध करता है तो माना जाएगा कि वह क्या है, वह बीएनएस के दायरे में आएगा। तो अगर सिंपल क्वेश्चन है, यदि भारत के बाहर अपराधी और पीड़ित दोनों विदेशी हैं, तो क्या बीएनएस लागू होगी? नहीं। बट अगर क्वेश्चन में चेंज हो जाए, यदि भारत के बाहर भारत में रजिस्टर्ड शिप पर या एयरक्राफ्ट पर अपराधी और पीड़ित दोनों मौजूद हैं और वहां पर अपराध होता है, तो बीएनएस के दायरे में आ जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। ये बहुत सिंपल सी बात है और बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको मैं एक चीज बताने का प्रयास करता हूं। ये बीएनएस जो है ये कुछ लोगों पर लागू नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि लागू होने के संदर्भ में ही हम प्रावधानों को देख रहे हैं, तो उसको समझना है आपको। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आपको लिखना पड़ेगा, एक नोट यहां पर लिखना पड़ेगा कि बीएनएस लागू नहीं होगी, है ना। बीएनएस कुछ लोगों पर, यहां पर लिख लेते हैं, बीएनएस कुछ लोगों पर, बीएनएस कुछ लोगों पर, कुछ लोगों पर लागू नहीं होगी, है ना। बीएनएस कुछ लोगों पर लागू नहीं होगी। उसमें सबसे पहले कौन आ जाते हैं? सबसे पहले उसमें आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब भारत के राष्ट्रपति पर बीएनएस लागू नहीं होगी। भारत के राष्ट्रपति एवं जो आपके राज्यपाल हैं, राज्यपाल आदि जो हैं, इन पर बीएनएस लागू नहीं होती है। आपने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद पर रहते हुए
केवल एक ही गलती उनकी है जिससे उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस का वायलेशन करना। यदि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए भारतीय संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उसको मानता नहीं है, तो अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस भारत के राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की बात करता है कि उसके खिलाफ किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा, लाने से 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाएगा, देन प्रक्रिया होगी, बहुमत से पास हो जाता है तो हटा दिया जाएगा। बट इसके अलावा एक भी वो रीजन नहीं होगा जिसके कारण राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। यदि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी की हत्या तक कर देता है, निर्मम हत्या कर देता है, तो जब तक वो अपने टाइम पीरियड में बना हुआ है, 5 साल मैक्सिमम 5 साल है, 4 साल, 3 साल, 2 साल, तब तक उस पर कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। उसको यहां पर संरक्षण दिया गया है क्योंकि ये देश की अस्मिता का सवाल है। तो आर्टिकल 361 इस तरह की बात करता है। क्या करता है? आर्टिकल 361 तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल पर यह लागू नहीं होगी। दूसरी बात है, सपोज करो, दूसरा है विदेशी संप्रभु। विदेशी संप्रभु का क्या मतलब है कि अगर आपके देश में सपोज करो कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति आया हुआ है, या दूसरे देश का आपका, हाँ, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सबके साथ हो सकता है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सबके साथ हो सकता है, हाँ, बट प्रेसिडेंट को और राज्यपाल इत्यादि को छूट है, क्योंकि प्रेसिडेंट भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, ठीक है। और भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक पद कौन सा है? प्रधानमंत्री राजनीतिक पद सबसे बड़ा है, और जो राष्ट्रपति है संवैधानिक पद सबसे बड़ा है। तो आप कभी भी इस चीज को देखो, जब भी भारत का प्रधानमंत्री भारत से बाहर जाता है तो वह भारत के दूत के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के मैसेंजर के रूप में बाहर जाता है। यानी सुप्रीम पावर अगर कोई है तो वो आपकी है, कोई पद अगर कोई है तो राष्ट्रपति है। इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है। तो विदेशी संप्रभु का क्या मतलब है? दूसरे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री, सपोज करो अगर वो आपके देश में आया और उसने जाने अनजाने कोई अपराध कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया जो बीएनएस में मनाही है, बीएनएस में जिसको अपराध माना गया है, तो क्या आप इस विदेशी संप्रभु को बीएनएस के दायरे में उठा के जेल में बंद कर दोगे? अगर आपने किसी दूसरे देश के मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को उठाकर जेल में बंद कर दिया तो आप सीधे सीधे युद्ध को निमंत्रण दे रहे हैं। तो विदेशी संप्रभु पर, विदेशी संप्रभु मतलब विदेशी है ना, कोई विदेशी आपका राष्ट्रपति है, विदेशी राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति है या आपका पीएम है या कोई अन्य मंत्री है, तो इसको भी इसके अंतर्गत आपकी छूट दी गई है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है राजदूत और राजनयिक। राजदूत और राजनयिक जो एम्बेसडर्स होते हैं और राजनयिक जो डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, जो आपके डिप्लोमेट्स होते हैं, जो फॉरेन सर्विसेज वाले होते हैं। देखो भारत में क्या है, भारत में एक परीक्षा प्रति साल करवाई जाती है यूपीएससी के द्वारा, जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और उस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिसमें मतलब प्रतिष्ठित सर्विसेज में आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है, आईआरटीएस है, आईआरपीएस है, और डेनिक्स है, डेनिप्स है, तमाम आपकी सेवाएं उसमें हैं। पर यहां पर आपको एक चीज देखनी चाहिए, जो आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो लोग यहां पर सेलेक्ट होते हैं वो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। वो आपके विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हुए पूरे के पूरे विश्व में क्या है, हर एक देश में हमारी एम्बेसीज हैं, उनमें जाकर के काम करते हैं, जिससे हम उन देशों के साथ में अच्छे संबंध और तालमेल बिठाए रख सकें, तथा वहां के नागरिक और यहां के नागरिकों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बढ़िया बन सके। मान लिया हमारा आदमी किसी देश में जाता है तो उसको वहां पर किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उसको वीजा की प्रॉब्लम ना हो, रहने की, तो उसकी मदद के लिए भी वो व्यक्ति वहां पर होते हैं। ऐसे ही पूरी विश्व के जो देश हैं,
पूरे विश्व के जो देश हैं उनके भी एम्बेसडर्स और उनके भी जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी हमारे यहाँ भारत में रहते हैं। आपने देखा है दिल्ली में एम्बेसीज हैं अलग अलग देशों की। तो अगर राजदूत और राजनयिक कोई अपराध कर देते हैं तो हो सकता है उनको देश छोड़ने के लिए कहा जाए, बट उनको बीएनएस के दायरे में नहीं लिया जाएगा, बीएनएस इन पर लागू नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड द फोर्थ वन इज विदेशी सेना, है ना, विदेशी सेना, विदेशी सेना, है ना, विदेशी सेना। तो सेना का मामला सेना निपटाएगी, उसका बीएनएस से कोई मतलब नहीं है। सेना के अपने लॉज होते हैं, सेना के अपने नियम होते हैं जिनको मार्शल लॉ कहा जाता है, और उसी के हिसाब से सेनाएं ऑपरेट करती हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह भी हैं वहां पर भी ये बीएनएस वगैरह के हिसाब से चीजें नहीं होती हैं। वहां पर अगर कोई सिविल मामला है तो फिर बीएनएस के मामले में, अगर फौजों से रिलेटेड मामला है तो फौज अपने कोर्ट होते हैं, अपना सिस्टम होता है, उनकी अपनी ही पूरी एक दुनिया है, वो सिविलियंस को बिल्कुल अलग मानते हैं और उस तरह से नहीं रखते। हाँ ठीक है, बात समझ में आई। तो विदेशी सेना, जैसे आपने देखा होगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, बहुत जबरदस्त खतरनाक इंसान एकदम और ट्रू लीजेंड, मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को सैम मानेकशॉ के बारे में, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में बाद में पता लगा हो, बट जिन्होंने एनसीसी करी है उन्होंने उनके बारे में जरूर 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 सुना होगा। ठीक है, और मैंने सन 2011-12 में, 11-12 जो आपका ईयर था उसमें मैं एनसीसी का बेस्ट कैडेट सेलेक्ट किया गया था। हाँ, राष्ट्रपति बलात्कारी हो तो भी उस चीज को तब तक दबाया जाएगा जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर है, बाद में उसको बाद में देखा जाएगा। तो सैम मानेकशॉ ने 1971 के वॉर में 93,000 वॉर प्रिजनर्स बनाए थे, बट उनके साथ जो भी मतलब सुलूक किया जाना है वो मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा, बीएनएस या उस समय की आईपीसी के हिसाब से नहीं है। तो ये 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने। साथ में आपको एक बात और याद रखनी होगी, बीएनएस लागू नहीं होगी। एक पॉइंट और है, अभी तक तो हमने देखा बीएनएस लागू कहां कहां पर होगी, अभी हम देख रहे हैं कि बीएनएस लागू कहां नहीं होगी। तो बीएनएस उन नियमों या कानूनों पर प्रभाव यानी कि इंपैक्ट नहीं डालेगी जो रिलेटेड है नंबर 1 भारत सरकार के अधिकारियों से, भारत सरकार के अधिकारियों से ना, इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से रिलेटेड कोई नियम है, कोई कानून है, कोई लॉज हैं, उनको इंपैक्ट नहीं करेगी बीएनएस। दूसरी बात है आर्मी के जो कर्मचारी हैं, हाँ, उनसे संबंधित भारत सरकार के अधिकारियों से, आर्मी के कर्मचारियों से, सीधे लिख लेते हैं, बस इतना बड़ा नहीं क्योंकि वहां पे हमने लिख दिया है, आर्मी के कर्मचारियों से, चाहे वो अधिकारी हो या वो आपके सोल्जर्स की श्रेणी में आते हो, एयरफोर्स के कर्मचारियों, है ना, कर्मचारियों लिखना सही है, कर्मचारियों से रिलेटेड है, या इंडियन नेवी के कर्मचारियों से वो अपने लॉ के हिसाब से काम करेंगे। इसको हम सही कर लेते हैं, कर्मचारियों से, पर्सनल से। तो इन 4 को इंपैक्ट नहीं डालेगी कौन, बीएनएस, क्योंकि इनके अपने अपने नियम हो सकते हैं। जैसे अगर आप लो तो इन सेनाओं के क्या होते हैं, सेना का अपना मार्शल लॉ होता है। क्या होता है, मार्शल लॉ होता है ना, ये अलग ही होता है लॉ, और अपने हिसाब से काम करती हैं। तो सीधे सीधे यहां पर एक बात बोली गई है कि बीएनएस इंपैक्ट नहीं करेगी मार्शल लॉ को, बीएनएस प्रभावित नहीं करेगी, बीएनएस
प्रभावित नहीं करेगी, बीएनएस प्रभावित नहीं करेगी। इस बात को आपको लिख लेना है। क्लियर? बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करके बताओ। हाँ, एक बार थम्स अप करके बताओ। हाँ, एक बार थम्स अप करके बताइए। इज एवरीथिंग क्लियर? नहीं, आवाज बिल्कुल ओके है। हो सकता है आपको थोड़ा सा सर्वर इशू आ रहा हो, एक बार बताइए। एक बार थम्स अप करके बताएं, इज एवरीथिंग क्लियर? समझ में आई बात? यहां पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बीएनएस उन नियमों या कानूनों पर, उन लॉस पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी जिनका संबंध भारत सरकार के अधिकारियों से है, सेना के कर्मचारियों से है, या वायुसेना के कर्मचारियों से है, या नेवी के कर्मचारियों से है, क्योंकि वहां पर मार्शल लॉ काम करता है और उस पर इंपैक्ट नहीं डालने वाली है। साथ में बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरे धन्य भाग कि आपको चीजें समझ में आ रही। बस आप इस मनसा से बैठो कि मेरे को कुछ नया सीखना है, चीजें अपने आप आपके साथ अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि यहां पर बैठ करके जो बोल रहा है वो वही है जो आपके भीतर बैठ करके सुन रहा है। उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, इवन वो दोनों एक ही हैं। और जब वह तारतम्यता बनती है कि बोलने वाला और समझने वाला आपस में जुड़ जाते हैं, तो विषय कितना भी कठिन हो वो समझ में आएगा। साथ में यहां पर एक बात और लिखी गई है, बीएनएस प्रभावित नहीं करेगी, बीएनएस प्रभावित नहीं करेगी, बीएनएस प्रभावित नहीं करेगी, बीएनएस प्रभावित नहीं करेगी। किसको? विशेष विधियों को, है ना। अगर आगे आएगा ये, नहीं प्रभावित करेगी स्पेशल लॉज को, है ना, स्पेशल लॉज को, स्पेशल लॉज को, है ना। स्पेशल लॉ मतलब विशेष विधियां, इनकी परिभाषाएं भी आगे आएंगी, पर मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूं। विशेष विधियों को, विशेष विधियों को, विशेष विधियों को, विशेष विधियों को एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकते हैं? विशेष विधियों के, विशेष विधियों के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे अफीम से संबंधित कोई कानून हो, है ना। अफीम, अफीम को क्या कहते हैं? ओपीएम कहा जाता है, ओपीएम, है ना। ओपीएम से संबंधित अगर कोई लॉ बना हुआ है, से रिलेटेड लॉ बना हुआ है, अफीम से रिलेटेड अगर कोई लॉ बना हुआ है, कोई एक्ट बना हुआ है, तो उसको ये इंपैक्ट नहीं करेगी। अगेन फिर कुछ देखते हैं, जैसे रेलवे से रिलेटेड कोई एक्ट बना हुआ है ना, रेलवे से रिलेटेड कोई एक्ट बना हुआ है। जैसे जैसे आप एक चीज और ले लो, जैसे कैटल ट्रेसपास से रिलेटेड कोई बना हुआ है कि पशु अत्याचार, है ना, कैटल ट्रेसपास, पशु अत्याचार से रिलेटेड कोई लॉ बना हुआ है, आदि आदि। तो पशु अत्याचार अधिनियम वगैरह कुछ बना हुआ है। तो इस तरह के जो नियम है, जैसे एक है अफस्पा, अफस्पा, है ना, आर्मड फोर्सेस, है ना, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो आपका नागालैंड की तरफ में और जम्मू कश्मीर की तरफ, या जो हमारी आर्मड फोर्सेस हैं, आर्मड फोर्सेस मतलब जो तीनों सशस्त्र सेनाएं हैं, सेना, नौसेना और वायुसेना, इनको स्पेशल पावर देने का कोई एक्ट है। तो ये विशेष विधियां हैं, इनको प्रभावित नहीं कर सकता है बीएनएस, है ना। समझ में आपको बात आई? हाँ हाँ, अगर, हाँ ठीक है। यहां पर मूल बात क्या है, यहां पर मूल बात क्या है बेटे, कि बीएनएस प्रभावित नहीं कर रही है किसको? आप इस तरह की स्पेशल लॉस को। साथ में क्या चीज है? साथ में प्रभावित नहीं करेगी लोकल लॉस को। किनको? लोकल लॉस को प्रभावित नहीं करेगी। लोकल यानी कि स्थानीय विधियों को, स्थानीय विधियों को। स्थानीय विधि कौन सी होती है? स्थानीय विधि जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए चलाई जा रही है, स्थानीय विधि आगे डिटेल से भी देखेंगे। लोकल लॉज मतलब देश के किसी विशेष स्थान के लिए बनाया गया कानून, देश के किसी विशेष स्थान के लिए बनाया गया कानून, स्थान के लिए बनाया गया कानून, बनाया गया लॉ। जैसे आप बोलोगे सर, जैसे कोई मतलब एग्जाम्पल देने की कोशिश करो कि इसका कोई एग्जाम्पल हो। जैसे कहीं पर पार्किंग से संबंधित कोई समस्या हो कि लोग मतलब पार्किंग ढंग से नहीं करते हैं, कहीं भी लगा जाते हैं, तो एक स्थानीय विधि बना दी जाए, एक लोकल लॉ बना दिया जाए कि भाई अगर कोई ना कहीं पे भी पार्किंग करेगा तो उसको 5,000 रुपए का चालान पड़ेगा। ये हमने एक लॉ बना दिया है किसी पर्टिकुलर एक प्लेस के लिए, देश में कहीं भी। जैसे आप बोल सकते हो पार्किंग से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड हो सकता है। सैनिटेशन मतलब आपकी
स्वच्छता से रिलेटेड लोगों ने भाई साहब इतना बुरा हाल कर रखा है देश में। लोग गुटखे खाते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है जो गुटखे खाते हैं उनका मुंह पकड़े, पानी डाले, कुल्ला करवाए, तो आज के बाद अगर तूने खाया तो भाई तेरे मुंह में सीमेंट भर देंगे। वो मिलाओ रोडी वोडी का मसाले, ये मसाला चाप तो मुंह बंद हो जाए। मतलब ऐसी हालत कर रखी है लोगों ने, बिल्कुल सड़ा दिया है पूरे देश को, जगह जगह थूक थूक करके, और कहीं भी बीड़ी पीने लगते हैं। मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाता हूँ, उसका एक प्रमाण मतलब प्रमुख कारण ये भी है कि लोग गुटखा खाते हैं, जैसे कुछ भी कोई मसाला, पान मसाला खाते हैं, या बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो जैसे ही मुझे एकदम से वो आ जाती है, स्मेल आ जाती है उस गुटखे की या उसकी, तो तुरंत मेरे सिर में दर्द हो जाता है बहुत भयंकर। क्योंकि मेरे आसपास कभी भी ऐसा परिवेश नहीं रहा है कि जब कोई किसी ने गुटखा खाया हो या बीड़ी पी हो या सिगरेट पी हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये सैनिटेशन, ठीक है, आदि आदि चीजों पर आपका हो सकता है। तो ये लोकलोज हैं, तो इन पर बीएनएस प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये हमारी धारा एक कंप्लीट हुई, जिसको हमको बहुत गंभीरता से समझना जरूरी था और जानना जरूरी था। अब धारा एक पूरी करने के बाद, धारा एक पूरी करने के बाद अब आपको उन पॉइंट्स को, उन टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है जो पूरी की पूरी बीएनएस में देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि परिभाषाएं। यानी कि परिभाषाएं। तो आप मेरे साथ में यहां पर लिखिए सेक्शन 2, सेक्शन 2। और आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 2 जो है ये हमेशा बात करता है, सेक्शन 2 जो है ये हमेशा बात करता है किसके बारे में? ये हमेशा बात करता है परिभाषाओं के बारे में, चाहे किसी का भी हो। हाँ हाँ, जम्मू कश्मीर के लिए 2019 से पहले स्पेशल लॉज थे, बट अब वैसी स्थितियां नहीं है, है ना, क्योंकि बहुत सारे, लगभग 37 लॉ ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर में काम नहीं करते थे। पर उन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य होने का दर्जा वापस लिया गया और उसको भारत का बिल्कुल अभिन्न अंग सिद्ध कर दिया गया। तो यहां पर ये जो सेक्शन 2 है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात करता है परिभाषाएं। क्या परिभाषाएं? अंग्रेजी भाषा में डेफिनेशंस। क्या? डेफिनेशंस। यानी आपको बहुत सारी डेफिनेशंस इसमें देखने को मिलेंगी, और इसी में ही 2 1 2 2 2 2 ऐसे पॉइंट्स करके सारी की सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो क्या आप रेडी हैं इस चीज के लिए? हाँ, देखो, मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हजारों बच्चे देख रहे हैं और हजारों बच्चों के हजारों कमेंट चल रहे हैं यहां पर। तो अगर मैं रिप्लाई देने लगूंगा तो सारी की सारी चीजें मतलब क्लास मिस हो जाएगी। आप, मैं बाद में आपको 2-4 मिनट का टाइम दूंगा, तो आप उस चीज को देखने का प्रयास करिए, क्योंकि इस समय पढ़ना ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। आप चाहोगे तो मैं लाइव सेशन ले लूंगा, है ना, लाइव सेशन ले लूंगा, इंस्टाग्राम पे ले लूंगा, तब आप देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जो धारा है उसको देखने का प्रयास करते हैं। वो धारा कौन सी है? सेक्शन 2(1). ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रख के चलना है और ध्यान से समझना है। यहां पर है कार्य की परिभाषा। कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्ट, है ना, एक्ट की परिभाषा। तो हो सकता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं थोड़ा सा उनको बताता हुआ चलूंगा कि भाई इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, बीएनएस में क्या चीज जरूरी है? बीएनएस में सेक्शन नंबर भी जरूरी होता है, क्योंकि बीएनएस में सेक्शन पूछे जाते हैं। उसका मन होता है वो पूछ लेता है कि भाई डकैती कौन सी धारा में है, लूट कौन सी धारा में है, हत्या कौन सी धारा में है, हत्या का प्रयास कौन सी धारा में है ना, और तमाम तरह की चीजें, रेप कौन सी धारा में है, रेप का दंड कौन सी धारा में है। ठीक है, इस तरह से तमाम चीजें आपसे पूछ सकता है। बट यहां पर साथ में आपकी ये भी चीज जरूरी है, फैक्ट भी जरूरी है। और बाकी के जो माइनर एक्ट्स हैं आपके, उन माइनर एक्ट्स में धाराएं उतनी जरूरी नहीं है, यानी आपको सेक्शन नंबर उतना ज्यादा याद रखना जरूरी नहीं है, वहां पे फैक्ट याद रखने ज्यादा जरूरी है। तो एक्ट की परिभाषा की बात करता है। देखो क्यों, आपको पता है कि एक्ट अगेंस्ट, है ना, एक्ट अगेंस्ट लॉ क्या है? इसका उत्तर देगा तुम में से कोई? एक्ट अगेंस्ट लॉ क्या कहलाता है? देखो, दिमाग लगाएं, मैं आंसर जानना चाहता हूं। हाँ, नहीं, विदेशी सेना पर लागू नहीं होगी ना, हमने वहां पर लिख दिया विदेशी सेना पर लागू नहीं होगी। बताइए, एक्ट अगेंस्ट लॉ
एक ऐसा काम जो कानून के खिलाफ है क्या कहलाता है, बताइए, आंसर करिए, आंसर करिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना उत्तर दे पाते हैं इन चीजों का, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। हाँ। हम्म। उत्तर नहीं आया। अरे भाई हाँ, चलो अब आंसर आने लगा है। एक्ट अगेंस्ट लॉ क्या कहलाता है, एक्ट अगेंस्ट लॉ ऑफेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑफेंस कहलाता है, अपराध कहलाता है। तो यदि आपको पूरे बीएनएस में अपराधों को बताना है कि अपराध क्या है, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि क्या काम अपराध माना जाएगा। एक्ट मतलब कार्य, कौन सा कार्य आपका अपराध कहलाएगा, कौन सा। तो परिभाषा को बताने के लिए आपको एक्ट को बताना जरूरी है। और यहां पर एक क्लैरिफिकेशन बीएनएस करती हुई नजर आ रही है कि चाहे तो एक एक्ट हो, कोई एक घटना हो, एक कार्य हो, है ना, चाहे तो कोई एक कार्य हो, या आपका सीरीज ऑफ एक्ट हो, है ना, लगातार कई सारे एक्ट हो, सीरीज ऑफ एक्ट हो, सीरीज ऑफ एक्ट हो, इसको क्या माना जाएगा, इसको एक एक्ट की तरह से ही काउंट किया जाएगा। इसको एक एक्ट, एक एक्ट, एक कार्य की तरह ही, एक कार्य की तरह ही, की तरह ही माना जाएगा, माना जाएगा। मैं समझाने का प्रयास करता हूं थोड़ा सा। आप देखिए, कानून है, थोड़ा सा पेचीदा तो है, पर आप समझने का प्रयास करोगे। सपोज करो यहां पर ए, ये एक व्यक्ति है, कौन है, ये एक ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब ये गया, ये गया, ठीक है, ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, और इसने क्या काम किया, बी को बुलाया यहां पे, ए मुन्ना, ए राजा, इधर आ रहे, तो कहा, हाँ भैया, और बुलाकर लाकर उसके सिर में एक लाठी मारी, डप से, क्या मारी, एक लाठी मारी। मैं देख रहा था लाठी अगर यहां मेरी हो। तो इसने क्या काम किया, इसको एक लठ मारा सिर में, एक लठ मारा, एक लठ मारा, ठीक है। तो एक लठ मारा यानी कि एक एक्ट हुआ, क्या हुआ, एक एक्ट हुआ, ओके। अगेन फिर इसको थोड़ी सी खुरापात सूझी, इसको एक लठ मारा, जैसे मारा उसको दर्द हुआ, तो इसने बोला मजा आ गया, कोई बात नहीं, इसको चोट लगी, औरों को तोड़ते हैं, चलो। तो ये फिर गया किसके पास, ये एक और बंदे के पास गया, सी के पास, और यहां पे जाके इसने क्या काम किया कि पिछले वाले को एक लठ मारा था, एक काम करता हूं उसको 5 लठ मारता हूं। तो इसने क्या काम करे, 5 लठ मारे। तो यहां पर एक्चुअली में क्या हुआ, यहां पर ये 5 लठ मारे गए या एक लठ मारा गया, तो एक लठ मारा गया यानी कि एक एक्ट हुआ, एक्ट मतलब काम। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों चल रही हैं, आप समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो एक एक्ट हुआ, तो वो तो एक एक्ट की तरह से काम होगा ही। 5 लठ मारे, 10 मारे, 20 मारे, उसको भी एक एक्ट की तरह से ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं होगा कि भाई इनको 5 लठों की तरह काउंट किया जाए, क्योंकि ऐसे अन्याय होने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि एक लठ मारा तो भी चोट लगी, 5 लठ मारे तो भी चोट लगी। तो 5 लठ मारने के लिए 5 बार सजा को मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। एक लठ मारने की सजा यदि 1 साल है, तो 5 लठ मारने की 5 सजा अगर होगा, 5 सजा दी जाएंगी, तो 5 साल जेल में नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि वो कह रहा है कि एक एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट मतलब पंक्ति, सीरीज ऑफ एक्ट क्या कहलाएगा, एक एक्ट की तरह से ही आपका काउंट होगा। इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मूल बात है, एक्ट की परिभाषा पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 2(1) में इसको बताया गया है। हाँ ठीक है, ये बात। तो सीरीज ऑफ एक्ट हो या एक एक्ट हो, वो दोनों एक एक्ट ही माने जाएंगे। ठीक है, चले चले आगे, बताओ। थोड़ा जल ले लेता हूं, आज हमारा जल यहाँ पे रखा ही नहीं है। बहुत बढ़िया। हम्म ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्ट का मतलब कोई भी काम से है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा कौन सा अगला सेक्शन है। बहुत ध्यान से समझते जाओ, बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे जब चीजें आगे जाती जाएंगी ना, आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप मूल विधि क्लास का वेट किया करो यार, 4 कब बजे और हम कब पढ़ें, 4 कब बजे और हमारे सामने कब ये मूल विधि क्लास चालू हो।
तो सेक्शन 2(2) जो है ये आपकी एनिमल की परिभाषा देता है। किसकी? एनिमल। एनिमल मतलब जीव जंतु की परिभाषा। जीव जंतु, जीव जंतु की परिभाषा, जीव जंतु की परिभाषा देता है। तो देखो कानून का परिभाषा देने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। जीव जंतु की परिभाषा में बीएनएस स्पष्ट बोल रही है कि एनिमल या जीव जंतु वह है जो ह्यूमन से अलग है। बात खत्म। ह्यूमन, ह्यूमन से जो अलग है वही जीव जंतु है। बात खत्म। इतना बोल के छुट्टी कर दी। उसने ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला जीव जंतु में, जीव जंतु में नहीं बोला तोता उड़, मैना उड़, गिद्ध उड़, कौवा उड़, भैंस उड़। ओए भैंस उड़ नहीं मानी जाएगी। तो उसने ये नहीं बोला, उसने मतलब सारे जानवर नहीं गिनवाए, उसने सीधे बोल दिया आदमी को छोड़कर जितने हैं वो सब जीव जंतु की श्रेणी में आपके आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। 5 लठ लगने से ज्यादा चोट लगेगी तो सजा ज्यादा मानी जाएगी। 5 लठ की सजा नहीं मिलेगी। 1 लठ लगने से अगर चोट लगती है तो सिंपल चोट हो सकती है। 5 लठ लगने से क्या पता हाथ टूट जाए, तो गंभीर चोट होगी, सजा की अवधि बढ़ जाएगी, पर 5 लठ मारने की अलग अलग सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रख। हाँ हाँ। 5 मर्डर, अब मान लिया किसी ने 5 मर्डर कर दिए, ठीक है, 5 मर्डर कर दिए किसी ने, तो मर्डर करने की सजा क्या है? मर्डर करने की सजा है मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है। सामान्यतः अगर 1 मर्डर करेगा तो आजीवन कारावास हो जाएगा। ठीक है, आजीवन कारावास हो जाएगा। अगर 5 करेगा तो मैक्सिमम क्या होगा? मान लिया मृत्युदंड है, ठीक है, चलो आजीवन कारावास को भी खत्म करो। किसी आदमी ने 5 बार मर्डर कर दिया और पकड़ा गया, और कोर्ट ने उसको पहले मर्डर की सजा सुनाई कि इसको फांसी पे टांग दो, तो उसको फांसी पे टांग दिया गया। बाकी 4 तो रह ही गए। या नहीं, यमराज से बात करो, इसको जिंदा करो, इसको छोड़ना नहीं है, इसको जिंदा करो, 4 बार और टांगेंगे इसको। क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे ही प्रावधान किए जाते हैं। अगर 5 मर्डर करे, 10 मर्डर करे, तो सामान्य अगर मर्डर करता है, अपराध करता है, तो वहां पर ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर मर्डर करता है, हत्या करता है, तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाएगा। अगर एक सामान्य मामला है तो आजीवन कारावास चल जाता है, और आजीवन कारावास की अवधि भी 20 साल बोली जाती है। या स्पेशली मेंशन कर दिया जाता है कि भाई जब तक जिंदा है तब तक जेल में रहेगा। और ज्यादा ही जघन्य से जघन्यतम मामला है, जैसे 5 आदमियों को मार दिया, 10 को मार दिया, तो बोलते हैं इसको फांसी पे चढ़ाओ, बात खत्म करो, क्योंकि इसने जघन्य मामला कर दिया है। मजा नहीं आ रहा है तो ये कोई मजे की सौदा नहीं। मैं यहां नाच के दिखाऊं, मैं नाच, अरे मेरा काम पढ़ाने का है भाई। मेरा काम पढ़ाने का है। तो जीव जंतु से अलग जो है, ह्यूमन से जो अलग है, वही क्या है? वही आपका एनिमल कहलाएगा। ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है ना, बीइंग ह्यूमन, वो तो सलमान खान की संस्था है। बीइंग ह्यूमन, तो वह जो ह्यूमन बीइंग से अलग है वह आपका क्या कहलाएगा? जीव जंतु। उसके बाद अगली परिभाषा, और भाई इसको ना नोट कर लेना भाई, ये सेक्शन 2(3) मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो सेक्शंस जो न्यूली एडेड हैं, जो नए जोड़े गए हैं, क्या हुए हैं? जो नए जोड़े गए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका हो सकता है। ये न्यूली एडेड है। क्या है? ये न्यूली एडेड है, नया जोड़ा गया है। यानी कि ये आईपीसी में नहीं था, ये आईपीसी में नहीं था, ये बीएनएस में जोड़ा गया है, बीएनएस में ऐड किया गया है, ऐड किया गया है। और मैंने आपको बताया था किया गया है, तो ये क्या है? ये है बालक की परिभाषा। बालक मतलब चाइल्ड की परिभाषा। बताया, बताओ कोई बता सकता है तुम में से? चाइल्ड की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। कानून किसको एक बच्चा मानता है ना? कानून किसको एक बच्चा मानता है? तो कानून जो है वो ये बात स्पष्ट रूप से बोल रहा है, वो एक बात स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि वह व्यक्ति पर्सन, वो तो व्यक्ति ही बोलेगा ना, वह व्यक्ति, वह पर्सन जिसकी आयु, जिसकी आयु, जिसकी आयु, जिसकी एज 18 साल से कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 साल से कम है, 18 साल से
कम है वो क्या कहलाएगा आपका, वह बालक कहलाएगा, 18 साल से कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना है। वो सीधे ही आपसे पूछ सकता है कि बीएनएस की कौन सी धारा में बालक की परिभाषा ऐड करी गई है, तो बालक की परिभाषा ऐड करी गई है सेक्शन 2(3) में। और क्या बोला गया है कि बालक या चाइल्ड वो है जिसकी एज 18 साल से कम है। ठीक है, तो इसको 2-3 तरह से घुमा फिरा करके पूछ सकता है। बहुत बढ़िया, आप बहुत इंटरेस्ट के साथ चीजों को कर रहे हैं। हाँ हाँ। हम्म। अंडर 7 नहीं, वो अंडर 7 वाली बात अलग है। अंडर 7 वाली बात अलग है। वो है आपका डॉली इन कैपेक्स, अपराध करने में अक्षम। वो डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है। हाँ, बिलो 18 जो है। उसके बाद सेक्शन नंबर हमारा आ जाता है, सेक्शन नंबर हमारा आ जाता है 2-4। सेक्शन अभी परिभाषा के अंतर्गत ही चल रहा है, ये चल रहा है 2-4। इसको कहते हैं कूटकरण। कूटकरण, कूटकरण अंग्रेजी में काउंटर फीट। काउंटर फीट, काउंटर फीट की परिभाषा, काउंटर फीट की परिभाषा। आगे अब ये पता क्या, अब देखो मैं बताता हूं, अब देखना मेरी बात ध्यान से। इनको क्यों बताया जा रहा है, इनको क्यों बताया जा रहा है, इनकी परिभाषाएं क्यों दी जा रही हैं, जिससे आप जब आगे जब एक्ट में लिखा रहेगा यदि कोई किसी बालक को ऐसा करता है, तो आप फिर आगे चलकर ये कंफ्यूज ना हो कि यार बालक, ये कितनी एज के व्यक्ति को बालक मान रहा है। तो जहां पर भी आगे बालक लिखा रहेगा, किसी बालक के साथ ऐसा अपराध होता है, तो आपको तुरंत एकदम याद आएगा कि अच्छा सेक्शन 2-3 में इसने एक्सप्लेन कर रखा है, इसने परिभाषा दे रखी है, डिफाइन कर रखा है कि बालक उसे माना जाएगा जो 18 साल से कम एज का है। ठीक है, वो बोलेगा कि भाई जीव है ना, किसी भी जीव जंतु के साथ ऐसा करता है, तो आप बोलोगे यार जीव जंतु में क्या क्या आ सकते हैं, तो तुरंत आपको सेक्शन 2(2) याद आएगा कि भाई आदमी को छोड़कर, इंसान को छोड़ करके, है ना, इंसान को छोड़ करके बाकी जितने हैं सब वो जीव जंतु हैं। ये बात है आपकी। ठीक है, और इसी तरह से जैसे आपके सामने वर्ड आएगा काउंटरफीट, कूटकरण, है ना, कूटकरण, काउंटरफीट कूटकरण। तो कूटकरण शब्द यूज होगा, आपका दिमाग भाई यार कूटकरण क्या है भाई, ये क्या मुसीबत है। हाँ हाँ, कूटकरण। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली। एग्जाम में क्या होगा, पूछ लेगा कूटकरण कौन सी धारा में है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 2-4 में है। या आपसे थोड़ा सा पूछ सकता है कि कूटकरण किसको कहते हैं, तो यहां पर आप स्पष्ट रूप से लिखने का प्रयास करें कि कूटकरण क्या होता है, धोखाधड़ी, है ना, धोखाधड़ी। धोखाधड़ी मतलब कि वही गोलमाल, धोखाधड़ी करने की इंटेंशन से, धोखाधड़ी करने की इंटेंशन से, इंटेंशन मतलब आशय से, धोखाधड़ी यानी कि किसी के साथ में फर्जीवाड़ा करने की उम्मीद में या आशय में या इंटेंशन से, इंटेंशन से, इंटेंशन से एक वस्तु की, एक वस्तु की, वस्तु की नकल कर, है ना, नकल, वस्तु की नकल, वस्तु की नकल करके दूसरी वस्तु बनाना, दूसरी वस्तु बनाना, क्या करना, दूसरी वस्तु बनाना। जब कोई क्या काम करता है, जब कोई क्या काम करता है, जैसे आपने क्या देखा होगा, आपने हाँ पिक्चरें देखी होंगी। पिक्चरों में क्या रहता है कि जैसे ये बीच में एक दौर आया था जब आपकी हमारी उम्र कोई रही होगी, क्योंकि मेरी और आपकी अवस्था में ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आपको सच बता दूं, आपको मेरी अवस्था बहुत ज्यादा लगती होगी। उसका प्रमुख कारण यह है कि मैं हेल्थ पे इतना ध्यान देता हूँ जीरो, बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ। और मैं, ये मेरी बहुत गंदी आदत है, ये मेरी बहुत गंदी आदत है, मेरे घर वाले भी परेशान हैं इससे। और आप मेरे को देखोगे तो मास्टर जी क्या रूप बना रखा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक एक मामले में मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, क्योंकि अभी रात में 2-2:30 बजे तक सोना होता है, सुबह 6 बजे, 6:15 बजे, 6:30 बजे तक उठना होता है, और उठ करके फिर अपना नहाना धोना, स्नान ध्यान करके, तिलक स्वरूप करके फिर से क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और रात के फिर 8-9 बजे तक चलती हैं, पूरे दिन पढ़ना पढ़ाना ये सब चीज चलती है। तो आपने देखा होगा जब आपकी हमारी एज कोई आज से 10-15 साल धूम और गोलमाल इत्यादि मूवी आ रही थी, तो आपने देखा था कि कहीं पर हीरा रखा हुआ है, तो हीरा वो उठाना है और उसकी जगह दूसरा रिप्लेस करना है, नहीं तो अलार्म बज जाएगा।
तो बिल्कुल हूबहू उसके जैसा बनाने की कोशिश करना या उससे मिलता जुलता बनाने की कोशिश करना, यदि कोई ऐसा काम करता है तो वही कूटकरण है। यानी धोखाधड़ी करने के आशय से, उम्मीद से किसी वस्तु की नकल करके दूसरी वस्तु बनाना ही कूटकरण होता है। बट एक बात इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट नोट इसमें क्या है कि नकल का हूबहू होना जरूरी नहीं। नकल जो हुई है, नकल करके जो बनाई गई है, वो सेम टू सेम यानी कि हू बहू होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कल को अगर कोई धोखाधड़ी करने के आशय से यह काम करता हुआ मिला और पकड़ा गया तो वो तुरंत इस बात को कह सकता है कि सर एक बात बताओ, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम बना रखा है, ये अलग है सर, ये अलग है। तो एकदम ये वाला जो क्लॉज है ये उसको काउंटर करेगा, भाई देखो हमने पहले से लिख लिया, तुमने कोशिश तो करी है ना, तुमने कोशिश करी है, तुमने बनाया है, तो नकल सेम टू सेम होना जरूरी नहीं है। बट आपकी ये खतरनाक है, किसी भी अपराध के लिए ये पॉइंट आपका खतरनाक होता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो, क्योंकि आशय की क्षमा चाहता हूं, आशय की जब हम बात करते हैं तो आशय ही सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो थोड़ा समझने का प्रयास करो, 1-2-3 दिन में आप बहुत बढ़िया सेटल डाउन हो जाओगे पूरी बीएनएस के साथ में और पूरे कानून के साथ में। बस आप धैर्य से सुनते जाओ, जितने पेशेंस से सुनोगे। देखो मैंने एक कंडीशन आपके साथ में डिस्कस करी थी, वो डिस्कस किया था, वो कंडीशंस क्या थी कि पहली कंडीशन में क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है और सोचता है कि इसका अनिष्ट कर दूं मैं, इसका कोई नुकसान कर दूं मैं, ये सोचता है। और अपनी उस घृणित आशय को, अपनी आपराधिक मनस्थिति को, क्रिमिनल माइंडसेट को आगे बढ़ाने के लिए उसने तैयारियां भी पूरी कर ली है, प्लानिंग पूरी कर ली है। जैसे ही मौका मिला उसने उठाया, गोली मारी, कुछ भी अपराध जो करना था किया, आदमी डेड हुआ, अपराध हो गया। बट सेम चीज, अब पहली कंडीशन में आदमी डेड हुआ है, बट अगेन एक कंडीशन लेते हैं, दो व्यक्ति जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं, दोनों के पास अपनी अपनी कुल्हाड़ी है, एक दूसरा दूसरी साइड खड़ा है, यहां पे काट रहा है। मान लिया वो खट और खट ऐसे ऐसे मार रहा है, और मारने के बाद क्या है, जो कुल्हाड़ी का वो मूल हिस्सा होता है लोहे वाला, एक्स जो होता है, उस एक्स को, वो एक्स चोट लगी, निकला और जाकर के दूसरे वाले के सिर में गच्च से गड़ गया और वो ऑन द स्पॉट डेड हो गया। तो पहली वाली कंडीशन में भी आदमी मरा, दूसरी वाली कंडीशन में भी आदमी मरा, तो क्या दोनों को मर्डर माना जाएगा? सामान्यतः तो बोल दिया जाएगा मर्डर है, परंतु यह कानून की परिभाषा में दूसरे वाली स्थिति मर्डर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दूसरे वाली स्थिति में क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। तो क्रिमिनल इंटेंशन ही क्राइम को जन्म देती है। एक बात आप मेरे प्यारे बहुत जरूरी सुन लेना, एक बात आप बहुत अच्छे जान लेना कि अपराध जो होता है उसके 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अगर 4 चीजें आपस में मिल जाएंगी तो एक अपराध का गठन होगा। इनमें से कोई भी चीज अगर नहीं मिलेगी तो अपराध नहीं माना जाएगा, ऑफेंस ना ऑफेंस। तो पेपर में पूछा जा सकता है अपराध के घटक, अपराध के अवयव, है ना, कंपोनेंट्स, या अपराध के अंग, ये तीनों में से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। कितने हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा भाई 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। किसी भी अपराध को होने के लिए 4 अंगों की जरूरत है। वो 4 अंग अगर एक साथ आएंगे तभी अपराध माना जाएगा। नंबर 1, आदमी का होना जरूरी है। ठीक है, क्या है? ह्यूमन, मानव का होना जरूरी है। किसी भी अपराध को होने के लिए मानव का होना जरूरी है। यह नहीं आप गली में से जा रहे थे, आपके साथ में कोई और व्यक्ति था और उसने किसी कुत्ते को कहा ले ले बिस्कुट खाएगा, बिस्कुट, आपने उसको बिस्कुट दिखाया आपके दोस्त ने और दिया नहीं, भाई साहब बिदक गया और कूद करके, सीधा कूद करके, आशय, इंटेंशन लिखा तो है, इंटेंशन को आशय कहते हैं। हाँ, कूद करके उसकी गर्दन पकड़ी और लॉक लगा लिया और आप जब छुड़ाने की कोशिश करी तो ये हिस्सा पकड़ रखा था साउंड बॉक्स और ये आपकी सांस की नली, ऐसे 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 झिंझोड़ा और बाहर निकाल दी, आपका वह मित्र ऑन द स्पॉट डेड है। तो आप जाकर के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते कि इस कुत्ते ने मेरे
दोस्त को मार दिया है, मर्डर कर दिया है, वो बोलेगा कि भाई अपराध होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि वह मनुष्य का, वहां पर मानव का होना जरूरी है। दूसरी बात, केवल मानव के होने से काम नहीं चलता है, आपराधिक मनस्थिति, किसका? आपराधिक, आपराधिक मनस्थिति, आपराधिक मनस्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपराधिक मनस्थिति, क्रिमिनल माइंडसेट, क्रिमिनल माइंडसेट, क्रिमिनल माइंडसेट का होना जरूरी है, जिसको मेंस रिया कहा जाता है। आपसे सीधे पूछेगा मेंस रिया, ये कानूनी टर्म है। जैसे आपने देखा होगा कि जो रिट्स हैं उनके अलग अलग एक नाम है ना, अलग अलग उनके नाम है। तो मेंस रिया, मेंस रिया का मतलब ही है कि आपराधिक मन स्थिति। इस पॉइंट को ध्यान रखना, मन यानी मन में भावना होनी चाहिए, मन में आपराधिक दुराशय, इसको क्या और क्या कहा जा सकता है? इसको क्रिमिनल इंटेंशन, बैड इंटेंशन। इस आपराधिक मनस्थिति को दुराशय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुराशय, बैड इंटेंशन। क्या? बैड इंटेंशन। ये सब इसके इतने सारे नाम हैं। यानी क्रिमिनल माइंडसेट या दुराशय होना चाहिए, किसी आदमी को नुकसान पहुंचाने की भावना रहनी चाहिए। क्या? किसी आदमी को या समाज को नुकसान पहुंचाने की भावना रहनी चाहिए। तीसरी बात, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि उस आपराधिक मनस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, आपराधिक मनस्थिति को, आपराधिक मनस्थिति को, आपराधिक मनस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कि फॉरवर्ड करने के लिए, उसको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक्ट का किया जाना जरूरी है। एक्ट, एक्ट होना जरूरी है। एक्ट मतलब कार्य, कार्य होना जरूरी है, कार्य होना जरूरी है। मान लिया कि कोई एक आदमी है, दूसरे आदमी से घृणा करता है, क्रिमिनल इंटेंशन है, इसने मेरा बिगाड़ा है, मैं इसको गोली से मारूंगा, इतनी तक बात है। तीसरी बात है, अब वो जो क्रिमिनल इंटेंशन है कि मुझे इसको मारना है, जान से मारना है, मारने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रखी है? कट्टे, तलवार या बंदूक, पिस्टल, राइफल, जो भी उसने रेडी कर रखा है, प्लान बना रखा है। अब जैसे ही वो मौका देखता है, अब जैसे ही वो मौका देखता है, जाकर के हमला करता है। यानी कि अपनी क्रिमिनल इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए उसने कोई कार्यवाही करी, एक्ट करी। और इतना होने के बाद नंबर 4 जो है, उस एक्ट से, है ना, उस एक्ट से समाज को, यानी कि सोसाइटी को, समाज को या किसी मानव को, या किसी मानव को इंजरी होनी जरूरी है। इंजरी, इंजरी यानी कि क्षति होनी जरूरी है, क्षति होनी जरूरी है, क्षति होनी चाहिए, क्षति होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि वह अपराध अपराध है, वह अपराध अपराध है। यानी ह्यूमन होना चाहिए, उसके बाद क्रिमिनल माइंडसेट होना चाहिए, उस क्रिमिनल माइंडसेट को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्ट होना चाहिए, और उस एक्टिविटी से या तो सोसाइटी को या किसी आदमी को इंजरी यानी कि क्षति होनी चाहिए। क्षति भी क्षति भी क्या होता है? क्षति को भी समझो थोड़ा सा। क्षति और इंजरी भी 4 प्रकार की होती है, ध्यान से देखो। क्षति और इंजरी यानी कि अगर कोई एक्ट होगा तो 4 तरह के नुकसान किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं। पहले शारीरिक नुकसान हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षति हो सकती है, बॉडीली इंजरी हो सकती है। मान लिया गोली मारने गया, गोली लग गई, छेद हो गया, काट दिया, पीट दिया, हाथ तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, एसिड डाल दिया, बाल फूंक दिए, सिर उड़ा दिया, अजीब सी स्थिति है हमारी। हाँ, सब चीजें, सब चीज इसमें आ जाएगी। तो समाज को नुकसान है, नोट, सारे अपराध इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो शारीरिक क्षति होनी जरूरी है, या शारीरिक क्षति नहीं हो रही है तो मानसिक क्षति हो रही है, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया आपने उसको, आपने पता नहीं उसको क्या क्या बोल दिया है। थर्ड थिंग, उसकी ख्याति को नुकसान होना चाहिए, किसी भी आदमी की ख्याति की क्षति होनी चाहिए। ख्याति मतलब रेपुटेशन, उसको डिफेम करना, है ना, ख्याति की क्षति, ख्याति मतलब रेपुटेशन। और चौथी बात है, उसकी संपत्ति का कोई नुकसान होना चाहिए। मान लिया लूट करने चला गया, चोरी करने चला गया, संपत्ति की क्षति, संपत्ति की क्षति। तो 4 प्रकार की इंजरी होती है, बॉडी, माइंड, फेम और प्रॉपर्टी। तो इस चीज को आपका क्या है, इनमें से कुछ भी हो जाएगा तो माना जाएगा क्या,
कि वह एक अपराध हो जाएगा। ठीक है, तो अपराध के 4 प्रमुख घटक हैं। ह्यूमन का होना जरूरी है, और क्रिमिनल माइंडसेट, बैड इंटेंशन, आपराधिक मनस्थिति या मेंस रिया का होना जरूरी है। उस आपराधिक मनस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक्ट होना जरूरी है, और उस एक्ट से किसी आदमी को या सोसाइटी को इंजरी होनी जरूरी है। तो इंजरी मतलब शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, ख्याति की क्षति और संपत्ति की क्षति होती है, तो माना जाएगा कि एक अपराध गठित हो गया है, एक ऑफेंस, एक क्राइम अपने अस्तित्व में आ गया है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ कोई बच्चा पूछ रहा है? हाँ, तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शानदार सेशन रहा है, मुझे भी मजा आया। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपने टाइप से पढ़ा रहा हूं। कृत्य, कृत्य को ही एक्ट कहा जाता है। हाँ, अरुण अरुण कोहली पूछ रहे हैं सर आपकी एज कितनी है, सच बताना। 70 ईयर्स। हाँ चलो सुनाते हैं। आज कहना गलत गलत सुना देंगे, कोई बात नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बताइए। 5 बजे आपकी क्लास है, संदीप श्रीवास्तव सर पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे है। जबरदस्त टीचर है यार, उनकी राइटिंग इतनी खतरनाक है, मजा आ जाएगा आपको। और बहुत ही जेन्यून बंदे हैं और दोस्त हैं अपने। उनकी क्लास जरूर ज्वाइन करना, सब बच्चे उनकी क्लास जरूर ज्वाइन करना, बहुत मस्त बंदे हैं। हम्म, अब मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा है तुम क्या पूछ रहे हो। चलो 5 बज गए हैं भाई दरअसल। चलो कल कहना गलत गलत कल सुनाएंगे। तो आशा करता हूं आपको क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी। प्रतिदिन एनर्जी बढ़ती जाएगी, प्रतिदिन कंटेंट बढ़ता जाएगा, और जैसा अनुभव आपको मेरी पहली कक्षा में हुआ है वैसा ही अंतिम कक्षा में भी होगा, और परीक्षा में भी आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे। मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।